नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का 16वां दिन है और जंग के 16वें दिन में क्या ऐसी जरूरी जानकारियां हैं, खबरें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए। इस वीडियो के जरिए ऐसी 10-12 जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे ट्रंप ने जंग में कई देशों से साथ मांगा है कि अपने अपने युद्धपोत लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचे ईरान को सबक सिखाने के लिए। देशों से कोई जवाब आया है क्या? दुश्मनों के लिए बंद रहेगा हॉर्मुज। ईरान ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया, इसका मतलब क्या है? हॉर्मुज में नेवल माइन से डरा अमेरिका, ऐसी क्या बात है? अमेरिका ने अपने नागरिकों से इराक छोड़ने को क्यों कहा? अरब देशों को ईरान की बड़ी चेतावनी अब क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचा ईरानी रिपोर्टर, तो उसने क्या देखा? इजराइल के पास खत्म हो रहे इंटरसेप्टर, बहुत बड़ी खबर है और इजराइल ने यह संदेश अमेरिका को दिया है। पुतिन ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। यह क्या आरोप है? गुनाह में साझेदार मत बनो। ईरानी राष्ट्रपति ने किसे कहा, क्यों कहा? हम तो परमाणु बम बनाना ही नहीं चाहते। ईरान ने ऐसा क्यों कहा? भाई परमाणु बम के लिए, न्यूक्लियर बम के लिए सारा बवाल है। अमेरिका इजराइल इसीलिए ईरान पर हमला कर बैठे और ईरान कह रहा है कि हम तो न्यूक बम बनाना ही नहीं चाहते। क्या खबर है? समझने की कोशिश करते एक एक करके सबको। सबसे पहले दुनिया भर की नजर इस पर है कि ट्रंप के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जंगी बेड़े के साथ क्या दुनिया के देश अपने वारशिप भेजेंगे जैसा कि ट्रंप ने कहा था? क्या जवाब आया है दुनिया के देशों से? ट्रंप ने पहला ट्वीट वो किया था, ट्रूथ सोशल पर पहला पोस्ट वो किया था जिसमें दुनिया के देशों से कहा था कि हमने तो मिलिट्री खत्म कर दी, ईरान के सब खत्म कर दिए, अब कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का कारोबार वैसे जारी रखें और वहां ईरान जो भी मिसाइल से, ड्रोन से छिटपुट हमले करने लायक बचा है, तो आप लोग भी अपने युद्धपोत के साथ इस अमेरिकी जंग में शामिल हुए, ऐसा कुछ कहा। उसके बाद फिर दूसरी पोस्ट की उन्होंने 4-5 घंटे बाद ट्रूथ सोशल पर, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएसए ने ईरान को पीट पीट कर बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सैन्य ताकत और आर्थिक हैसियत, हिंदी बता रहा हूं जो उन्होंने कहा, आर्थिक हैसियत दोनों हमने खत्म कर दी है। लेकिन दुनिया के वे देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लाते हैं उन्हें उस रास्ते की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। हम उनकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अमेरिका उन देशों के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा ताकि सब कुछ जल्दी और तरीके से हो जाए। यह एक टीम एफर्ट की तरह होना चाहिए और अब जल्द ही ऐसा होगा। यह दुनिया को सद्भाव, सुरक्षा और शांति की ओर एकजुट करेगा। यह ट्रंप का वही ट्वीट है जो मैंने आपको हिंदी में जिसका तर्जुमा बताया। मतलब ट्रंप ने ईरान पर युद्ध थोपा। युद्ध के 15 दिन हो गए, बल्कि 16वां दिन है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, 165 बच्चों को मिसाइल गिराकर मार दिया और अब ट्रंप शांति, सद्भाव और इसकी बात कर रहे हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबको पहुंचने की बात कर रहे हैं। लेकिन जवाब क्या? खास बात यह कि उन्होंने चीन का भी नाम लिया और चीन वो देश है जो ईरान का बहुत करीबी है। जिस खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया था कल तड़के, उस आइलैंड पर जो तेल एक्सपोर्ट की फैसिलिटी है ईरान की, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, उस 90% का 90% तेल चीन लेता है और चीन सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन उन्होंने चीन से भी अपील की। खैर, चीन का जवाब तो ना आना है ना आएगा। ईरान ने क्या कहा है ट्रंप के इस बयान पर, उस पर आगे आते हैं। लेकिन उसके पहले जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चीन तो कहीं से नहीं आने वाला। मैंने कहा ही आपको, जापान की रूलिंग पार्टी के पॉलिसी चीफ ने कहा है कि ऐसा करना जो ट्रंप ने कहा है वो संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए लीगल थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा है, बहुत आसान नहीं है। उन्होंने ये बात जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके से कही। जापान अपने पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सेना को तभी डिप्लॉय करता है जब देश के अस्तित्व को खतरा हो। इसके लिए सरकार को 2015 सिक्योरिटी लॉ लागू करना पड़ेगा, जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब यह जापान आसानी से नहीं कर सकता। उनकी संवैधानिक बाध्यता उन्हें अनुमति नहीं देती कि अपनी वारशिप भेज दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी फ्लीट के साथ या अमेरिकी फ्लीट के सपोर्ट में। यह जापान से खबर आई है। फ्रांस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रांस के हवाले से पक्के तौर पर जानकारी नहीं है। कुछ मीडिया जो मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के मीडिया के हवाले से आ रहा है। फ्रांस भी इसके लिए अभी तैयार नहीं, अभी टिल नाउ। यूके भी अपने एलाइज के साथ बात कर रहा है, लेकिन युद्धपोत भेजेगा कि नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं। साउथ कोरिया के बारे में अभी जानकारी नहीं। लेकिन ट्रंप ने
अगर इस तरह से कह दिया कि अपने अपने वारशिप लेकर भेजो, और वो भी इसी ट्वीट में, अगर वो ये भी कहते, इसी ट्वीट बार बार बोलता हूं, दरअसल उनका एक अपना सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म है जिस पे पोस्ट करते हैं, जब वो बार बार कहते हैं कि 100% हमने उनकी जो मिलिट्री पावर और पूरी फैसिलिटी को खत्म कर दी, तो फिर अमेरिका को जरूरत क्या है बाकी देशों की मदद की? ये सवाल है। जब ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, कुछ ड्रोन हैं जिसका जिक्र ट्रंप ने किया, तो फिर आपकी वारशिप इतनी बड़ी है, आपका फ्लीट इतना बड़ा है, 7th फ्लीट से लेकर ना जाने क्या क्या यूएस के पास, और कल खबर आई कि 2500 मरीन रवाना हो गए वेस्ट एशिया की तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मोर्चा के लिए, तो फिर ट्रंप ऐसी बात कर क्यों रहे? उन्हें दूसरे देशों की जरूरत क्या है? क्या वो दूसरे देशों को भी इस वार में घसीटना चाहते हैं, ये कहकर कि यहां से तेल तुम भी लेते हो तो तुम भी अपने वारशिप भेजो? तो ये सारे सवाल हैं। अब जो जवाब आया है, ईरान की तरफ से जवाब आया, हमारे दुश्मनों के लिए हॉर्मुज बंद है। ईरान ने कहा है, जो विदेश मंत्री है उनका जवाब आया है कि हॉर्मुज केवल हमारे दुश्मनों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है। देखिए, ईरान का यह जवाब है कि सिर्फ हमारे दुश्मन के लिए बंद हैं, और उनके लिए जो हम पर हमला कर रहे हैं और उनके सहयोगियों के लिए, बाकी सभी के लिए गुजरने में कोई दिक्कत नहीं। बेशक उनमें से कई लोग अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण वहां से गुजरना पसंद नहीं करते, इसका हमसे कोई संबंध नहीं। मतलब अराक्ची ने कहा कि हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, मतलब अमेरिका के लिए बंद है, इजराइल के लिए बंद है, और अगर कोई उनका सहयोगी देश है, बाकी अगर कोई जा रहा है तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपनी सुरक्षा की वजह से नहीं जा रहे, अराक्ची ने कहा। लेकिन साफ कह दिया कि अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है, और अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को सेफ पैसेज में तब्दील करे, उन खतरों को दूर करे, और यह सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिकी अखबारों में पन्ने के पन्ने रंगे जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप यहां फंस गए, 15-16 दिन जंग के हो रहे हैं और ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं, और अब ट्रंप को बहुत बड़ी अमेरिकी मिलिट्री ताकत, नेवी, एयरफोर्स, सबको वहां डिप्लॉय करने की नौबत आ रही। अराक्ची का एक और बयान है, उन्होंने कहा कि मदद की भीख मांग रहा है अमेरिका। उन्होंने कहा कि जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत प्रचार किया गया, वह दरअसल जगह जगह से छलनी हो गया, और खतरों को रोकने के बजाय उन्हें आमंत्रित किया जा रहा। अब अमेरिकी हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में चीन और दूसरे देश की मदद की भीख मांग रहे हैं। अराक्ची ने ट्वीट किया था कि अब चीन, रूस और दूसरे, माफ करें, यूएसए, चीन और दूसरे देश की भीख मांग रहे हैं। जाहिर है, खास बात यह है जो ईरान का यह बयान है। अराक्ची ने एक टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत करते हुए विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि रूस और चीन हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इन दोनों देशों के साथ हमारा राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि सैन्य स्तर पर अच्छा सहयोग है। इन देशों के साथ हमारा क्लोज कोऑपरेशन रहा है और आज भी है। मतलब साफ साफ ईरान कह रहा है कि चीन तो हमारा दोस्त है। रूस के बारे में खबरें लगातार 10 दिनों से आ ही रही है कि रूस इनको पर्दे के पीछे से, हालांकि चीन के बारे में भी, कि किस तरह से ईरान को मदद कर रहा है स्ट्रेटेजिक तौर पर, इंटेलिजेंस के तौर पर, इंटरसेप्ट करने के तौर पर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी के तौर पर, सैटेलाइट इमेज से लेकर, और तमाम तरह के सपोर्ट की बात आ रही है कि रूस कर रहा है और चीन भी कर रहा है। तो ईरान ने डंके की चोट पर कहा कि ये तो हमारे दोस्त हैं, चीन और रूस, और आप चीन से भी कह रहे हो कि अपने युद्धपोत भेजो वहां पे जहां ईरान अड़ा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका को नहीं गुजरने देंगे। ये अराक्ची ने कहा। अमेरिकी एक ईरानी एक कमांडर, आईआरजीसी के नेवी कमांडर की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका ने झूठा दावा किया है कि उसने ईरान के नौसेना को तबाह कर दिया। यह भी झूठा दावा है कि तेल टैंकरों को सुरक्षा देते हुए साथ ले जा रहे हैं। अब वे अन्य देशों से अतिरिक्त सैन्य मदद मांग रहे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक बंद नहीं किया गया है, इसे केवल नियंत्रित किया जा रहा है, मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। यह ईरान की तरफ से कहा गया, मतलब बार बार कि हम अमेरिका और इजराइल और उनके सहयोगी देशों को रोक रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। यह बयान है। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ है, यह मैं चाहता हूं आप देखिए। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और वहां एक ईरानी रिपोर्टर पहुंचा है, तो क्या देखा। वो बता रहे हैं यहां जहाज इंजन बंद करके खड़े हैं, अगर ये अपना सिस्टम ऑन करते हैं या इस लाइन को पार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है, पढ़िए आप।
या इंजन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो रडार पर दिखाई देने लगते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिपोर्ट कर रहा है कोई ईरानी रिपोर्टर। दरअसल ये रिपोर्टर ये बता रहा है कि किस तरह से यहां ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी कहें या ईरानी IRGC की पूरी तैनाती है कि जो 30-32 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो संकड़ा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कई बार हम वीडियो में दिखा चुके हैं, वहां से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिकी, इजरायली या ऐसे दूसरे जहाजों पर हमले कर रहा है, जिसे ईरान वहां से नहीं गुजरने देना चाहता। और उसी में आती है खबर बीच बीच में, ये रिपोर्टर भी बता रहा है कि कुछ ऐसे जहाज होते हैं, कार्गो शिप, अपना ट्रांसपोंडर वहां बंद करके निकलने की कोशिश करते हैं ताकि रडार में पकड़े ना जाए, और अगर वो ट्रांसपोंडर ऑन करते हैं तो फिर वो पता चलता है और उसको ट्रैक किया जाता है। इस तरह की खबरें हैं और ये रिपोर्टर उस मौके से रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, हालांकि वो ईरानी में बोल रहा है, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। टेक्स्ट हमने ट्रांसलेट किया AI की मदद से। कोई बता रहा है ये जहाज अपने इंजन बंद करके खड़े हैं, डर से, पार्क करके, ईरानी हमले के डर से। जैसे इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं तो रडार पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसकी तस्वीरें आप कई बार देख चुके होंगे, जिसमें ये हिस्सा है जो संकड़ा हिस्सा है और इधर ईरान की पूरी तैनाती है। ये पूरा ईरान का इलाका है, यह ओमान की खाड़ी है, ये बहरीन, कतर और यहाँ सऊदी अरेबिया है और पर्सियन गल्फ है इधर। अब यहाँ पे यही छोटा सा इलाका है जो 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और यहीं से जहाज जब गुजरते हैं तो यहीं ईरान के निशाने पर होते हैं और यहीं ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समुद्री जंग का मैदान बना दिया है और अब अमेरिका उसी को खाली कराना चाहता है। अब अमेरिका को क्या डर है, यह अमेरिकी अखबार लगातार छाप रहे हैं पिछले 3 दिनों से। अमेरिका के तमाम अखबारों में खबर छप रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान नेवल माइंस बिछा सकता है। ईरान के पास नेवल माइंस की तादाद इतनी ज्यादा है, समुद्री सुरंग, बारूदी सुरंग, जिसका इस्तेमाल कर सकता है और यही अमेरिका को डर और चिंता है। और यही बात ट्रंप ने कहा भी था कि अमेरिका ने ईरान की सारी ताकत बर्बाद कर दी, खत्म कर दी, लेकिन वो माइंस या ड्रोन का हमला कर सकते हैं। हालांकि ये कहने की बात है, अगर ईरान की ताकत खत्म हुई होती तो पिछले 5-7 दिन से जितनी ईरान बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, वो न कर पाता। तो CBS न्यूज में जो जानकारी उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए छोटी नौकाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ईरान के पास मौजूद नेवल माइंस के सटीक भंडार की जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी संख्या लगभग 2000 से 6000 हो सकती है। नेवल माइंस ईरान, चीन या रूस में बने हो सकते हैं। तो यह भी खबर है कि जो नेवल माइंस हैं, जो बारूदी सुरंग हैं, वो रूस, चीन और बाहर दूसरे देशों से भी बने हो सकते हैं। साथ में ईरान के पास अपनी टेक्निक तो है और यही चिंता अमेरिका को है कि सारी तैयारी के बाद कहीं समुद्र में सुरंग बिछा के रखे या बिछा दे तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे। और अगर अमेरिकी जवानों की, मरीन की मौत होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए अमेरिका अब दुनिया के देशों को उकसा रहा है कि आप भी यहां हो। इस बीच अमेरिका की चिंता यह है कि जिस तरह से ईरान ने वेस्ट एशिया के देशों में जो मिलिट्री बेस हैं या अमेरिकी बेस हैं या एम्बेसीज हैं, उसको कैसे टारगेट किया है, उससे लगातार लगभग 10 से 11 देशों से वहां के दूतावास लगभग खाली हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिकी लौट चुके हैं। तो एक वीडियो वायरल हुआ है, ये बगदाद में अमेरिकी ठिकाने पर FPV ड्रोन से हमला हुआ है। अभी ड्रोन हमले की तस्वीर है, पहली बार यह आया। जो ड्रोन हमला कर रहा है वही ड्रोन वीडियो भी कैप्चर कर रहा है और ये वीडियो कोई आदमी जो ऑपरेट कर रहा है उसके पास ये वीडियो पहुंच रहा होगा। तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी बेस पर ये ड्रोन हमला हुआ और ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है और उसके बाद एक ड्रोन आता है और एक इमारत से टकराता है। ये देखिएगा, इसमें दिखेगा। अब ये वीडियो जब से आया तब से लग रहा है कितना, और हालांकि ये कहा जा रहा है कि वहां का इस्लामिक रेसिस्टेंट ग्रुप है, उसने हमला किया है इराक में, जो एक तरह से ईरान के सपोर्ट में। अब ये देखिए, ये ड्रोन ऐसे चलेगा और उसके बाद जाके वहां ये आके चलता हुआ ड्रोन है, लगभग 2 मिनट का वीडियो है। उसके बाद ये ड्रोन आके बिल्डिंग से टकराता है जो बगदाद में
अमेरिकी दूतावास है जो किले की तरह है, उसी में हेलीकॉप्टर है, उसी में सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम, यहां तक देखिए उसके ऊपर जा रहा है। और ये बगदाद में जो इतनी सुरक्षा के इतने इंतजाम हैं इस दूतावास के लिए, चूंकि इराक में लंबी लड़ाई लड़ी है, अमेरिका ने सद्दाम को निपटाया और उसके बाद भी उनके इंटरसेप्टर्स, रेडार सिस्टम इस ड्रोन को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए, ड्रोन को गिरा भी नहीं पाए, बल्कि ड्रोन जाकर गिरा वहां पे बगदाद में दूतावास में करें, हेलीपैड के पास या हेलीकॉप्टर के पास। इसका मतलब क्या वहां पहले न्यूट्रलाइज किया जा चुका बगदाद में ईरानी दूतावास के रडारों को, जैसा ईरान बार बार दावा कर रहा है कि 17 साइट पर, ये अमेरिकी अखबारों में भी खबर छप रही, 17 ऐसी साइट्स हैं वेस्ट एशिया में जो साइट्स, अमेरिकी साइट्स को ईरानी मिसाइलों ने या ड्रोन ने पूरी तरह से तबाह किया। तो ये आया है। अब इसमें इजराइल की तरफ से, माफ करें, यूएस की तरफ से जो कहा, इसके बारे में मैं जरा देख रहा था कि ये FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन क्या होता है, जिस ड्रोन की तस्वीर दिखा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो आदमी ड्रोन ये ऑपरेट कर रहा है जहां से भी है, वो अपने आंख पे चश्मा जैसा कुछ लगा रखा होता है या उसके हाथ में सिस्टम होता है, उससे वो स्क्रीन पर उस ड्रोन को देख सकता है। जैसे गेम, कई ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें ऐसे बड़ा सा चश्मा होता है, उसमें भी दिख सकता है और स्क्रीन पर भी दिख सकता है। फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं, मतलब वो व्यक्ति देख सकता है। ड्रोन के आगे कैमरा लगा होता है और उस कैमरे से वो लाइव सिग्नल भेज रहा होता है उस शख्स को, वहां से वो गॉगल्स के थ्रू या स्क्रीन के थ्रू देख सकता है और उसके बाद वहीं से ड्रोन को कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वार में भी हुआ और बहुत महंगा ड्रोन नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएस का जो इंटरसेप्टर है, रेडार सिस्टम है, वो इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया। उसी का नतीजा ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। खबर पहली बार 14 तारीख को छपी और उसके बाद इसको अपडेट किया गया आज ही 15 तारीख को, जिसमें है यूएस टेल सिटीजन्स टू लीव इराक आफ्टर सेकेंड अटैक ऑन एम्बेसी। एम्बेसी पर दूसरी बार अटैक होने के बाद वहां जो यूएस नागरिक हैं उनको छोड़ने के लिए कहा गया है, वहां से चले जाएं। ये कहा गया है कि मिलिशिया समूहों ने अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर कई हमले किए हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक ऑफिस, अमेरिकी जो कंपनियां हैं, विदेशी नागरिक, उन सब को टारगेट किया जा रहा है। जो होटल में हैं उन्हें भी खतरा है। इसलिए सलाह दिया गया है कि अमेरिकी नागरिक पड़ोसी देशों में सड़क मार्ग से यात्रा करके निकलें। व्यावसायिक उड़ानें फिलहाल संचालित नहीं हो रही और चेतावनी यह भी दी गई है कि बगदाद स्थित दूतावास या उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आने की कोशिश न करें। ये इतना पैनिक अमेरिका को है अपने नागरिकों को लेकर, ऐसे ड्रोन हमले को लेकर। इस तरह की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। उसके बाद एक सेमाफोर करके एक वेबसाइट है, उसमें एक खबर छपी है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर देखें, ये ऐसी खबरें तब भी आई थी पिछले साल जून में जब 12 दिन की जंग चली थी। इसमें है कि इजराइल इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन इंटरसेप्टर्स, यूएस ऑफिशियल्स से, मतलब यूएस ऑफिशियल्स को इजराइल से जानकारी मिली है कि उनके पास इंटरसेप्टर्स बहुत कम हो गए। ये खबर छपी है। व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट ने यह खबर लिखी है, आज ही 15 तारीख को खबर छपी है। अब इस खबर में क्या है? इस खबर में यह है कि अमेरिकी जर्नलिस्ट ने लिखा है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं और इजराइल ने यह भी बताया है कि इससे इन मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान के साथ लगातार चल रहे युद्ध के कारण पहले एंटिसिपेट नहीं किया था जितना लगातार ये हमले हो रहे हैं। उसके बाद पहले एक मिसाइल के साथ कम ड्रोन भेजे जाते थे, अब एक मिसाइल के साथ कई ड्रोन भेजे जा रहे हैं। कुछ मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन भी जोड़े जा रहे हैं, मल्टी वारहेड, और इसलिए हर हमले में ज़्यादा इंटरसेप्टर दागने पड़ते हैं, जिससे स्टॉक खाली हो रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका के पास अभी पर्याप्त इंटरसेप्टर हैं, लेकिन युद्ध लंबा चला तो अमेरिका पर यह दबाव बढ़ सकता है। और जैसा कि हुआ, अमेरिका का थॉट जैसा रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ इसी ईरानी हमले में। तो ये सब इसमें है। ईरान 3-4 तरह के इंटरसेप्टर यूज करता है जिससे अपने बचाव करता है, और ये लगातार दुनिया में हवा भी बनाया गया, जिसमें अमेरिकी थॉट सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, माफ करिए, आयरन डोम है, एरो मिसाइल है। तो ये इंटरसेप्टर्स की कमी इजराइल पिछली बार भी जूझ रहा था और इस बार फिर है। और ये ईरान की स्ट्रेटजी के तौर पर बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि ईरान जानबूझकर इतने ड्रोन दाग रहा है ताकि इंटरसेप्टर्स खत्म हो। इंटरसेप्टर्स की कीमत एक ड्रोन की कीमत से कई गुना, सैकड़ों ने हजारों गुना होती है, और ये ईरान की रणनीति। तो ये इजराइल से खबर है।
खाड़ी क्षेत्र में हमले की धमकी दी है फिर से ईरान ने। हालांकि खाड़ी क्षेत्र में हमले कर भी रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया, अल जजीरा के हवाले से खबर बता रहा हूं कि IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में लोगों को चेतावनी दी है कि तेल बंदरगाहों मतलब पोर्ट्स के पास और आसपास के इलाकों को खाली कर दें, और साथ में ये भी जहां अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर से इनका टारगेट है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और पोर्ट के आसपास के इलाकों को खाली कर दें। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि यदि तेहरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी कंपनियों पर हमले हो सकते हैं। लोगों से कहा गया है कि आप उस इलाके को खाली कर दें, कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और ये कल ही हुआ, सऊदी अरब से खबर आई कि उनके फुजैरा पोर्ट पर ज़बरदस्त हमला हुआ, जिसमें जो उनकी रिफाइनरी है या तेल भंडार है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा और यहाँ काम फिलहाल ठप भी किया गया। और ये बहुत अहम, एक तरह से फुजैरा पोर्ट बहुत अहम है। 3 और जगह हमले या टारगेट की बात की जा रही है कि जिसको टारगेट किया जा सकता है। जबल अली पोर्ट है और खलीफा पोर्ट है, जहां ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान का कहना है चूंकि आपकी ज़मीन से इस्तेमाल हो रहा है, हमारे खिलाफ हमले का इस्तेमाल आपकी ज़मीन का हो रहा है, ज़मीन आपके इलाके से अमेरिकी मिलिट्री या अमेरिकी मिलिट्री बेस से हमले हो रहे हैं, इसलिए हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये एक बयान देख रहा हूँ अराक्ची का कि जिसमें कल उन्होंने कहा था अमेरिकी हमले के बाद खार्ग आइलैंड पर कि अमेरिका ने यही ईरान की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है और इसलिए ईरान बार बार अब टारगेट UAE में मिलिट्री ठिकाने को या UAE के पोर्ट को करने लगा है। अराक्ची ने कहा कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला कम रेंज वाले रॉकेट सिस्टम से किया गया है। अमेरिका ने हमारे पड़ोसियों की ज़मीन से किया है। रॉकेट से हमला करने के लिए पड़ोसियों की ज़मीन का इस्तेमाल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। इन हमलों को हमारी सेना ने ट्रैक किया था और ये साफ है कि UAE से दागे गए हैं। UAE में 2 जगहों का नाम लिया गया है और दुबई के पास बहुत कोई ऐसी जगह है जहां से दागे गए हैं। ये बहुत खतरनाक है कि हमारे खिलाफ रॉकेट लॉन्चर के लिए ज़्यादा आबादी वाले इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चूंकि वो इस्तेमाल कर रहे हैं UAE की ज़मीन का अमेरिका कर रहा है, इसलिए हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, यही चेतावनी दी। IRGC ने इजराइल समेत इराक और कुवैत के 3 अमेरिकी बेस पर हमला करने का दावा किया। ये खबर भी आई है, ये खबर भी मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये इजराइल के हवाले से है। अलग अलग जो खबरें हैं लगातार वो मैं आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अमेरिकी गुनाह में साझेदार मत बने, ये ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जो वीडियो उन बच्चियों पर एक फिल्म जैसी है, शॉर्ट फिल्म कहें या जो भी है, कोलाज कहें, जो बच्चियां 165 बच्चियां प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में अमेरिकी हमले में बच्चियां मारी गई थी, उनका वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, खुद को विश्व शांति का दावेदार बताने वाले शख्स ने स्कूलों, अस्पतालों, स्टेडियमों और सभ्यता की धरोहरों को बेरहमी से हमलों का निशाना बनाया। उसने मीनाब में 160 से अधिक छोटे बच्चों का नरसंहार कर दिया। इस क्रूरता को देखकर चुप रहने वाले अनजाने में ही इस गुनाह में साझेदार बन सकते हैं। मतलब जो लोग अमेरिकी हमले या इस क्रूरता पर चुप हैं वो भी अमेरिका के इस क्राइम में, गुनाह में शामिल हैं। ये मसूद पेजेश्कियन ने ये वीडियो दिखाते, मतलब ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, एक छोटा सा वीडियो। खैर, उसके बाद ट्रंप ने रूस और यूरोप को जंग में घसीटा। ये पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर रूस और यूरोप को झगड़े में घसीटा है, हमारे और यूरोप के बीच दरार डाल दी। आज के यूरोपियन नेताओं की रीढ़-विहीन पीढ़ी उनका सामना नहीं कर सकती क्योंकि सब यूएस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। मीडिया, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब यूएस पर टिका है। और काफ़ी इन्होंने खिंचाई की है यूरोपियन लीडर्स की कि यूरोपियन लीडर्स कैसे अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं। तो एक ये रूस की खबर है। और उसके बाद मैं आता हूँ वापस, जो अराक्ची चूँकि सबसे अधिक मुखर होकर लगातार उनके बयान आते हैं, तो हम वापस आते हैं। अराक्ची ने का एक बयान मैं देख रहा हूं एक टेलीविजन चैनल पर, उन्होंने ये भी कहा है कि MS नाउ नेटवर्क को कि जेनेवा में हमारी बातचीत लगभग अच्छी दिशा में जा रही थी और उसके बाद अचानक अमेरिका ने कैसे जंग का फैसला किया,
उसी में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि हम परमाणु बम बनाना चाहते हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे पास 60% एनरिच्ड किया गया 440 किलोग्राम यूरेनियम है। यह कोई गोपनीय बात नहीं है, यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट में दर्ज है। मैंने यह भी कहा था कि अगर इस सामग्री को और एनरिच किया जाए तो आपके अपने विशेषज्ञों के मुताबिक इससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते। जो खबर बीच बीच में आती है कि इतने उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम थे कि उनको और एनरिच करके 10 न्यूक बम बना सकते, वही उन्होंने कहा। लेकिन ईरान अब कह रहा है कि नहीं, हमारा मकसद न्यूक्लियर बम बनाने का नहीं था, परमाणु बम बनाने का नहीं था। उसी में उन्होंने कहा कि मैंने ये जोर देकर कहा, जेनेवा की मीटिंग का हवाला दे रहे हैं कि हम इस सामग्री को सौंपने के लिए तैयार हैं, इसे डायल्यूट करने के लिए तैयार हैं और इसके इनरिचमेंट लेवल को कम करने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि जेनेवा में जो मीटिंग हुई थी जंग के ठीक पहले, ऐसा लगा था कि समाधान निकल सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई बात हो सकती है, और उसी बीच अचानक अमेरिका ने हमला किया। तो उसी में उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, शायद जानकारी की कमी की वजह से या फिर इसलिए, पता नहीं ट्रंप क्यों इस तरह से आक्रमण को सही ठहराने के लिए ट्रंप ने हमला किया। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 26 जनवरी को जेनेवा में वास्तव में क्या हुआ था इसकी सच्चाई जल्द से जल्द जनता के सामने आएगी। हम समझौते के बहुत करीब पहुंच गए थे, ये अराक्ची ने कहा कि जेनेवा में डील के पास पहुंच गए थे और उसके बाद भी डील नहीं हो पाई, और उसके बाद अमेरिका ने बहाना खोजा उस डील से एग्जिट करने का, और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया, जो 28 फरवरी को हमला हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी खबरों के बीच फिर कहूँगा अमेरिकी अखबारों ने ट्रंप की धज्जियां उड़ा रखी है। लगातार अमेरिका के अखबारों में खबरें छप रही है कि कैसे ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं। बहुत खबरें छप रही है कि एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ खबर छप रही है कि इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि वहाँ की पूरी मिलिट्री को हमने फिनिश कर दिया, 100% फिनिश कर दिया, अब तो कुछ ईरान के पास बचा ही नहीं। नेवी और एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम सब हमने तबाह कर दिया, उनके सारे लॉन्चिंग पैड सब तबाह कर दिए, ताकि कल को उन्हें लगे इससे निकल पाएं तो वो कहें कि हमने ये सब अचीव किया। लेकिन अब पेच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा है, क्योंकि वहां से ईरान अब अमेरिकी तेल टैंकर्स को या कार्गो शिप को नहीं जाने दे रहा है, या अमेरिका के जो समर्थक हैं इजराइल और बाकी, जैसा कि ईरान कह रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अब बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई लड़े, बिना ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, या तो अमेरिका ईरान को शिकस्त देकर मजबूर करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करे, वो सेफ पैसेज हो, वहाँ ईरान जो हमले करने और कंट्रोल करने की धमकी दे रहा है उससे ईरान पीछे हटे, और या फिर क्या हो, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जंग का समुद्री मैदान बनेगा हॉर्मुज। और दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया क्या होती है, दुनिया के देश क्या इस लड़ाई में सामने आते हैं, इसके लिए भी अभी 48 घंटे 72 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।